मराठी भाषा को जबरदस्ती थोपने के नाम पर हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ थे। मीरा रोड पर ही यह प्रदर्शन हुआ था जिसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। अपने कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन से एमएनएस के कार्यकर्ता और भड़क गए और आज उन्होंने मीरा रोड पर जबरदस्त हंगामा किया। इस हंगामे का मकसद हिंदी भाषियों पर मराठी बोलने का दबाव बनाना ही था। एमएनएस ने इस प्रदर्शन को लेकर कोई अनुमति नहीं ली थी। इस वजह से महाराष्ट्र पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। मराठी और हिंदी के बीच चल रहे घमासान में यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के नेताओं में जुबानी जंग भी चल रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मराठी विवाद के समर्थक नेताओं को यूपी, बिहार में पटक पटक कर पीटने की चेतावनी दे दी। तो वहीं इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने इस तरह के बयान देने वालों को लकड़बग्घा कहा। नेताओं की इसी तरह की बयानबाजी ने कार्यकर्ताओं को और भड़का दिया। इसी वजह से आज सुबह करीब 5 से 6 घंटे तक मीरा रोड पर खूब हंगामा। पुलिस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की पार्टी, उनमें झड़पें भी हुई। इस दौरान एमएनएस के कार्यकर्ता हिंदी भाषी पत्रकारों पर भी मराठी थोपने की कोशिश करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। इस साल मुंबई में बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं। बीएमसी को भारत का सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन माना जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2025-26 के लिए बीएमसी का बजट 74,427 करोड़ रुपए का है। आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की पार्टियां इस पर अपनी सत्ता क्यों चाहती हैं। पहले लोकसभा, फिर उसके बाद विधानसभा में शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस का जो हाल हुआ उसे देखते हुए बीएमसी चुनाव उद्धव और राज ठाकरे की तीसरी परीक्षा मानी जाएगी और दोनों के लिए इस परीक्षा में पास होना जरूरी है राजनीतिक रूप से जिंदा रहने के लिए। बीएमसी को शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है। साल 1985 से ही शिवसेना का इस पर कब्जा रहा। हालांकि बीच में 92 और 96 तक इस पर कांग्रेस काबिज रही, लेकिन इसके बाद साल 2022 तक इस पर शिवसेना ही रही। 1985 में जब पहली बार शिवसेना ने बीएमसी में जीत दर्ज की थी तो उस वक्त बाला साहब ठाकरे मराठी वर्सेस बाहरी के मुद्दे पर मुखर थे और इसे जीत की एक प्रमुख वजह मानी जा रही थी। इसीलिए माना जाता है कि जो लोकल चुनाव है, अल्ट्रा लोकल बीएमसी चुनाव, इसमें यह मुद्दा काम आ जाएगा, इसीलिए इसे हवा दी जा रही है। इसीलिए महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझने वाले लोग भाषा के मुद्दे पर छिड़े संग्राम को बीएमसी चुनाव से जोड़कर ही देख रहे हैं। मराठी भाषा के नाम पर हिंदी भाषियों को पीटने वाले इन लोगों को आज बाला साहब ठाकरे का एक पुराना बयान सुनाना चाहते हैं। उनका यह बयान मराठी मानुष के नाम पर भाषाई भेदभाव फैलाने वालों के लिए जरूरी है। बाला साहब ने कहा था कि वो महाराष्ट्र में मराठी हो सकते हैं, लेकिन भारत में वो एक हिंदू हैं और हमें भाषाई पहचान से ऊपर उठना चाहिए। जिस मराठी भाषा के नाम पर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को पीट रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि मराठी भाषा में हमें मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है। मराठी भाषा प्राचीन महाराष्ट्री प्राकृत शैली से आई है। इसके शब्द हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि से ही निकले हैं। मराठी में फारसी, अरबी, द्रविड़ और अंग्रेजी भाषा के शब्द भी हैं। मराठी भाषा की वर्णमाला में 5% शब्द द्रविड़ भाषा शैली से आए हैं। 17वीं शताब्दी के मराठा साम्राज्य में मराठी भाषा को काफी सम्मान मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी को अपने साम्राज्य की आधिकारिक भाषा बनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का मूल विचार स्वराज था, लेकिन उनके स्वराज में महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा भारत शामिल था। हिंदवी साम्राज्य की वो बात करते थे। इसी वजह से छत्रपति शिवाजी की सेना में मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल भाषा बोलने वाले सैनिक सभी शामिल थे। उन्होंने सभी भाषाओं को सम्मान दिया और कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग लोगों की गर्दन पर छुरा रखेंगे, लोगों को मारेंगे, पीटेंगे कि तुम मराठी ही बोलो। किसी पर भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किसी पर भी मराठी बोलने का दबाव नहीं डाला, क्योंकि छत्रपति शिवाजी की नजर विदेशी मुगल ही उनकी नजर में बाहरी थे, ना कि अपने भारतीय नागरिक जिनके साथ हमारी भाषाई विविधता है। भारत देखिए विविधताओं को का एक देश है। भारत के विषय में एक मशहूर कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। यानी भारत में कुछ दूरी पर पानी बदल जाता है, थोड़ी और दूरी पर भाषा। हमारे देश में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं।
और इसके अलावा सैकड़ों बोलियां हैं जो क्षेत्र के मुताबिक बदलती रहती हैं। बावजूद इसके हम हजारों सालों से एक साथ रह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ लोग भाषा के स्तर पर भेदभाव, मारपीट, गुंडागर्दी। हमारी नजर में हिंदी भाषा बोलने वालों पर हाथ उठाने वाले लोग कायरों का एक गुट है। यह बात ध्यान से सुननी चाहिए उन तमाम लोगों को जो सड़कों पर उतरकर लोगों को मार पीट रहे हैं। हमारी नजर में हिंदी भाषा बोलने वालों पर हाथ उठाने वाले लोग कायरों का एक गुट है। भाषाई दादागिरी एक ऐसी कायर सोच है जो इस डर में जीती है कि दूसरी भाषा बोलने वाले लोग उनसे आगे ना निकल जाए। देश का संविधान हमें जो आजादी देता है, उसके तहत आप और हम देश के किसी भी कोने में हो, कोई भी भाषा बोल सकते हैं। इसीलिए भाषा के नाम पर हिंसा करने वालों का यह झुंड कायरों की फौज है, जिनके लिए भाषाई नफरत फैलाना राजनीतिक हथियार है और उनके पास चुनाव में जीत का कोई और रास्ता है भी नहीं। सवाल यह है कि आखिर भाषा के आधार पर भेदभाव का हिंदी भाषियों के साथ अभद्रता करने वालों को याद रखना चाहिए कि जब वो हिंदी भाषी राज्यों में आते हैं तो यहां कोई भी उन पर अच्छी हिंदी बोलने का दबाव नहीं डालता। वो जिस तरह से भी हिंदी बोल पाते हैं, टूटी फूटी सुनकर लोग उनकी मदद करते हैं। मुंबई में हिंदी भाषियों को मारने पीटने वालों को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो पूरा बॉलीवुड है ना, वो हिंदी भाषी फिल्मों के दम पर टिका है, जिनके डायलॉग्स की ये कस्में खाते हैं और जिनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए खुद अपने परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लालायित रहते हैं। वो हिंदी फिल्मों से ही लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। न जाने कितने ही राज्यों और भाषाएं बोलने वाले लोगों को इस फिल्म इंडस्ट्री ने रोजगार दिया है। इन पर तो गुस्सा नहीं निकलता, गुस्सा निकलता है आम लोगों पर, जो अपने पेट पालने के लिए वहां पर अपना काम कर रहे हैं, रोजी रोटी दुकान चला रहे हैं, रेडी पटरी वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं। उन पर गुस्सा निकलता है इनका। न जाने कितने ही हिंदी भाषी अपने टैक्स से महाराष्ट्र के विकास को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। ये लोग मुंबई को, महाराष्ट्र को सींच रहे हैं अपने खून पसीने से। इसीलिए महाराष्ट्र में गैर मराठियों के योगदान को भूलना नहीं। इस बार भी कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई। 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और उससे पहले ही विवाद हो गया। पिछले साल यूपी उत्तराखंड में कांवड़ रूट पर सरकार ने यह तय किया था कि दुकानदारों को अपनी बड़ी दुकान के बाहर अपना नाम लिखना होगा, जिसका बड़ा विरोध हुआ। पिछले साल पूरी यात्रा इसी विवाद में चलती रही कि यह तो मजहब के नाम पर भेदभाव है। इस फैसले का मकसद यह था कि किसी भी कांवड़ श्रद्धालु की धार्मिक भावनाओं को नुकसान ना पहुंचे। इस बार खास तौर पर यूपी में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर यह फैसला हुआ कि यहां मौजूद ढाबों और होटल्स के खाने की जांच की जाएगी। अब इस पर हंगामा हो रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले यह देखिए कि कांवड़ यात्रा को लेकर चल क्या रहा है। यूपी में कांवड़ यात्रियों के रास्ते पर आने वाली मांस की दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली सरकार ने भी तय किया है कि कांवड़ यात्रा का जो पूरा रूट है, उस रूट पर मांस की दुकानें बंद। इधर यूपी में तो कांवड़ यात्रा रूट पर मौजूद ढाबों और होटल्स के खाने की जांच भी की जा रही है। यूपी में खाद्य विभाग दुकानों पर क्यूआर कोड लगाकर सीधे उपभोक्ता से फीडबैक मांगा जा रहा है। उधर हरिद्वार में भी फैसला हुआ है कि कांवड़ मार्ग पर आने वाले सभी शराब के ठेके पर्दे से ढके जाएंगे। कांवड़ रूट पर मांस और मदिरा की दुकानें बंद रहे या ढकी हुई हो, इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? यह आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक तरफ तो कांवड़िए अपनी कांवड़ लेकर चल रहे हो और दूसरी तरफ सड़क पर ही मांस मदिरा बिक रही हो। इसीलिए यात्रा के दौरान मांस की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया गया। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़ियों के खाने में मिलावट करना। असल प्रॉब्लम तो यहां है, क्योंकि लगातार शिकायतें मिलती रही हैं कि इन मार्गों पर मौजूद ढाबों में कांवड़ियों के खाने के साथ मिलावट हो रही है। हम आपको दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर हरिद्वार रूट पर पुरकाजी के पास कांवड़ियों के खाने में प्याज निकल आया। आरोप है कि इस ढाबे पर कांवड़िए खाना खाने आए थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि खाने में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, लेकिन तड़के में प्याज का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद कांवड़ियों ने जमकर यहां पर तोड़फोड़। इसी से निपटने के लिए इस बार यूपी सरकार ने तय किया है कि यहां बाकायदा सरकार के खाद्य विभाग की टीमें छापेमारी करेंगी। सरकारी टीमें इन दुकानों से खाने के सामान के सैंपल ले रही हैं। दुकानदारों से कहा जा रहा है कि वो FSSAI द्वारा बनाई गई जो फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप है उसको डिस्प्ले करें।
अपनी लाइसेंस डिटेल उसमें रखें, नाम पता लिखें। उपभोक्ता के फीडबैक के लिए क्यूआर कोड भी जारी किया गया है ताकि लोग उस पर रिव्यू दे सकें। तुरंत इन दुकानों के खाने के सामानों की जांच भी हो रही है और अगर कोई चीज खराब मिल रही है तो एक्सपायरी डेट की मिल रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में आज खाद्य विभाग की टीमों ने ऐसी ही कार्रवाई की जिसमें कई जगह छापेमारी की कार्रवाई की गई। तो एफएसडीए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के जरिए खाने की शुद्धता पर काम कर रहा है। इस ऐप से फायदा यह है कि जो कांवड़ यात्रा निकलने जा रही है उस रूट पर अगर कहीं खाने में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो इस क्यूआर कोड के जरिए खराब रिव्यू के तौर पर शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर, यानी कि आपका एंड्रॉइड फोन है तो लेफ्ट वाला और आईफोन है तो राइट वाला, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल अपना गूगल लेंस खोलना है। और गूगल लेंस से मेरा एंड्रॉइड फोन है तो मैंने इसको यहाँ पर स्कैन किया। अब मैं स्कैन जब करता हूँ तो यहाँ पर ये प्ले स्टोर्स पे एक लिंक ओपन होता है। अब इस लिंक पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो फूड सेफ्टी कनेक्ट की एक ऐप यहाँ पर आ रही है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक ख़राब रिव्यू के फॉर्म में आपने एफएसडीए को बता दिया भैया ये होटल है, ये ढाबा है, यहाँ पर सामान अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ को लेकर एक एक्शन लीजिए, आप कार्रवाई करिए। फूड इंस्पेक्टर्स वहाँ पहुँचेंगे और फिर इस ऐप के ज़रिए उनको सारा एड्रेस मिल चुका होगा और वो वहाँ पर एक्शन लेंगे। जो भी हमारे जितने भी वहाँ लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हैं या जो भी प्रतिष्ठान हैं जो ये जो है इस सर्विसेज में लगे हुए हैं, खाने पीने के उसमें इंगेज हैं, उनका सबका रजिस्ट्रेशन है और सभी रजिस्टर्ड वो अपना इसको डिस्प्ले करेंगे। आप देखिए इसमें प्रारूप है, कि उसमें सारा प्रारूप है, तो प्रारूप से तो आइडेंटिटी हो ही जाती है। अब उन दुकानों की ओर आपको लेकर चलता हूं जहां पर इस वक्त एफएसडीए की टीम का इंस्पेक्शन चल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है। यहां पर आप देखेंगे तो जितने यहां पर फ्रूट आइटम्स हैं उनको निकालकर एफएसडीए की टीम यहां पर वो चेकिंग कर रही है। पूरा इंस्पेक्शन आपको दिखाने वाले हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से आदेश जो आए हैं उसका पालन यहाँ पर ये एफएसडीए की टीम करा रही है और बाकायदा जांच हो रही है उस प्रोडक्ट्स की। पूरा ये सब आइटम जो है ये फिकवाया जा रहा है क्योंकि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है, ये आइटम पुराना है। ये एड्रेस यानी कि सबसे ज़रूरी पार्ट इस खबर का, ये यहाँ दिखाइए, जो नाम है उनका वो नाम लिखा जा रहा है। इनका नाम इमरान है, इमरान नाम लिखा जा रहा है, पता चिन्हट लिखा जा रहा है, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। जो आइडेंटिटी की बात थी वो आइडेंटिटी अब जो है वो चस्पा हो गई है, यानी कि अगर किसी को कंप्लेन करनी है वो यहाँ कर सकता है। तो यहाँ पर जो मसाले हैं जो आप देख रहे हैं, एफएसडीए की टीम इस समय जो है मसाले की जांच करेगी, जिन मसालों का प्रयोग हो रहा है, यानी कि कांवड़िए जिस रास्ते से निकलेंगे उन्हें किस प्रकार का भोजन मिलेगा, किन मसालों के पड़ा भोजन मिलेगा। अब हम आ गए हैं फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, यानी कि एफएसडीए की जो टीम है उसकी उस वैन पर, जहां पर उन मसालों की जांच चल रही है। कांवड़ियों के लिए आइडेंटिटी की बात जिसमें कि चिपकाई गई चीज़ें और उसके अलावा जो इंस्पेक्शन हो रहा है उससे एक बात साफ है कि खाने की गुणवत्ता बनी रहे। कोशिश सरकार की फिलहाल यही है। उम्मीद है कि जो ढाबे वाले भाई हैं वो भी इस बात को समझेंगे और अच्छी गुणवत्ता का खाना उन्हें और सभी को खिलाएंगे। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। योगी ने तय किया हुआ है कि कांवड़ यात्रा के रूट पर स्वच्छता पूरी तरह से बरकरार रखी जाए, कांवड़ियों की यात्रा किसी भी तरह से भंग ना हो, दूषित ना हो। जैसे कि खबरें मिल रही हैं कि कांवड़ियों के खाने में मिलावट हो रही है, उनकी कांवड़ में जो थूकने की भी खबरें आई हैं। लेकिन ये लोग कौन हैं जो ऐसा कर रहे हैं? क्या जानबूझकर कांवड़ यात्रा के रंग में भंग डालने की कोशिश है? इस बार ऐसी किसी कोशिश को योगी आदित्यनाथ पहले ही नाकाम कर देना चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही रूट का हवाई सर्वेक्षण किया। संदेश साफ है योगी का कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कांवड़ियों की यात्रा किसी भी तरह से अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष को इसमें भी हिंदू मुसलमान दिख रहा है। हम सभी का सम्मान करते हैं और सबके धार्मिक कार्यक्रम विधिवत सकुशल संपन्न हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है और किसी भी स्थिति में किसी का कोई मान सम्मान को नुकसान न पहुंचे
और सबको हम साथ लेकर के चलेंगे। हर स्थिति में जो अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, सनातन धर्म मानने वालों को कोई दिक्कत न हो, कांवड़ यात्रा के दौरान कहीं समस्या न आए, और उसकी स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से सतर्क होकर काम कर रही है। कांवड़ यात्रा निश्चित तौर से जैसे शांतिपूर्वक तरीके से चली आ रही है सैकड़ों साल हजारों साल, कुछ कराइए, अनावश्यक उसको तोल देने की जरूरत, कि नेम प्लेट लगाइए, आप किसी के कपड़े उतारिए, ये सब चीज़ें केवल और केवल अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, अपनी जो कमियां हैं उसको छिपाने के लिए हिंदू और मुसलमान और हिंदू ये काम न करिए। ये ए बी, ये देखिए, ये तमाम निशानदेही जो एसआईटी की टीम ने एनकाउंटर के बाद यहाँ किए हैं, ये ए यहाँ पर एग्जिबिट लगाया गया है और ये बी, और इसी तरह से सी डी ई तमाम जो कह सकते हैं कि एक मार्कर होता है वो यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहा है। और यहीं पर इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है पुलिस ने, यहीं पर वो घटना हुई, यहीं पर एनकाउंटर हुआ, विकास उर्फ राजा यहीं पर मार गिराया गया। जो विभिन्न जो शूटर हैं पूरे इलाके में, जिनका बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, जो हथियार के व्यापारी रहे हैं, उनके ऊपर में जो निगाह रख रही थी। इस बीच में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके यहाँ से हथियार इत्यादि बरामद हुए। उसी क्रम में जो पुलिस के द्वारा जो विकास उर्फ राजा है, जिसका इस कांड में नाम आया था कि जिससे उमेश ने हथियार प्राप्त करने का प्रयास किया था और उसके साथ उसके संपर्क भी थे। कर दिया, कुछ किया था बेटा। आरोप ये लगा था कि उन्होंने हथियार सप्लाई किया। देखिएगा, चेन्नई में काम करता था, चेन्नई में काम करता था। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने पटना के एक बड़े कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार किया है। उदयगिरी अपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, ये दरअसल वही अपार्टमेंट है जहां पर कल रात पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की थी और इसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601, जो कि अशोक साव का ही फ्लैट है, अपने परिवार के साथ वो रहता था, उसे गिरफ्तार किया। खेमका हत्याकांड के एक आरोपी का एनकाउंटर बिहार चुनाव के पहले नीतीश कुमार के नए अवतार का एक परिचय दे रहा है, क्योंकि पुलिस द्वारा अपराधियों का एनकाउंटर होना नई बात नहीं। बिहार में भी अपराधियों के एनकाउंटर पहले भी खूब हुए हैं, लेकिन खेमका हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर अपने साथ राजनीति का एक पंडोरा बॉक्स खोलकर जा रहा है। ऐसा क्यों? विपक्ष नीतीश कुमार के खिलाफ जंगल राज का आरोप इस उलाहना के साथ लगा रहा है कि वो अचेत रहते हैं। नीतीश कुमार ने अफसरों के पैर छूने तो कभी अधिकारी के सिर पर गमला रखने जैसी घटनाएं भी की। दूसरा, एनकाउंटर के बाद नीतीश सरकार की तुलना योगी स्टाइल से होने लगी है। जिस तरह अपराध को बर्दाश्त नहीं करने का योगी सरकार का एक फॉर्मूला है। सवाल उठा है कि क्या नीतीश कुमार ने भी उस रूल बुक को पढ़ लिया है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी कहीं बहुत भारी ना पड़ जाए। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें बहुत घट गई थी। खेमका हत्याकांड में हुए एनकाउंटर के बाद एनडीए के कैंप से ठोक दो के सुर भी सुनाई पड़े और जंगल राज के विपक्ष के आरोपों पर पलटवार की कोशिश भी की। देखिए, पुलिस को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी छूट है। अपराधी से कोई समझौता नहीं, चाहे उमेश यादव हो या कोई अन्य हो। जो अपराधी होगा उसके खिलाफ बिहार की पुलिस कार्रवाई करे, और यदि अपराधी किसी तरह का अप्रिय घटना करते हैं तो उनको ठोकने का भी आदेश है। अपराधी तो बहुत स्पष्ट है ना, दिखाई देता है। अपराध करने वाले कौन है? जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखे ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था। अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध, ये कुछ लोग साजिश करके नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश भी अब होने वाला है। खेमका हत्याकांड पर जंगल राज के आरोपों का जवाब पटना पुलिस के जरिए नीतीश सरकार ने दिया, लेकिन कल बिहार में एनडीए को घेरने के लिए महागठबंधन ने एक बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। बिहार में चुनाव के पहले वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ आरजेडी और कांग्रेस का बिहार चक्का जाम है। इस चक्का जाम में तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। आप ये समझ लीजिए कि बिहार चुनाव के पहले यह विपक्ष का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को विपक्ष करोड़ों वोटर्स के नाम काटने की साजिश बता रहा है, क्योंकि आरोपों के मुताबिक चुनाव के ऐन पहले वोटरों को नए सिरे से अपने वोटर होने का डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा जा रहा है। विपक्ष के मुताबिक जिन 11 डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई है वो करोड़ों वोटर तय समय सीमा में नहीं दे सकेंगे, ये विपक्ष का कहना है। चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ रहे विपक्षी दलों के कई नेता एक एक कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, जहां गुरुवार को सुनवाई होने वाली है। लेकिन उसके पहले कल का संपूर्ण बिहार बंद महागठबंधन का सबसे बड़ा एजेंडा बिहार में बन गया है। वैसे एसआईआर के खिलाफ अगर विपक्ष लामबंद है तो तैयारी चुनाव आयोग की भी पूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक्स पर पोस्ट में कहा, शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य है। जब 25 जून से शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया के पहले 14 दिनों में 46.95% वोटर्स के डॉक्यूमेंट जमा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 83 लाख से ज्यादा यानी करीब 10% फॉर्म एक दिन में जमा हुए। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अभी 17 दिन बाकी हैं और लगभग 50% काम पूरा हो चुका है। यानी चुनाव आयोग ये संकेत दे रहा है कि वोटरों को कम समय दिए जाने की बातों में दम नहीं है। चुनाव आयोग ये भी संकेत दे रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि करोड़ों वास्तविक वोटर्स का अधिकार छिन जाएगा, वो आशंका भी निराधार ही है। एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग मिशन मोड में किस तरह काम कर रहा है, आपको ये भी बताती हूं। इसके लिए अतिरिक्त 20,603 बीएलओ प्रक्रिया में जुटे हैं। 77,895 बीएलओ पहले से घर घर जाकर उनके फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक हर बीएलओ को हर घर में 3 बार जाना है, 3 बार विजिट करना है। चुनाव आयोग के मुताबिक हर एक घर तक पहली विजिट पूरी हो चुकी है, दूसरी विजिट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस काम में अन्य सरकारी कर्मचारी, एनसीसी और एनएसएस के 4 लाख वॉलंटियर्स जुटे हुए हैं। और ये हम आपको दिखा रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का वो पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल रोल को शुद्ध करना जरूरी है। अब से पहले 2002-2003 में जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ हुई, लेकिन अब की बार अभी सिर्फ बिहार में यह प्रक्रिया हो रही है। 2003 में बिहार में कुल वोटर लगभग 5,04,96,00,000 थे। 24 जून 2025 तक यानी एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से पहले तक बिहार में कुल वोटर 7.89 यानी 7,89,00,000 लाख तक ही का सवाल है कि एसआईआर के बाद बिहार में कितने वोटर रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर बिहार की एसआईआर प्रक्रिया को विपक्ष वोटरों के अधिकार को छीनने की साजिश बता रहा है तो एनडीए का जवाब क्या होगा? सुनिए मेरे साथ इंटरव्यू में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इस पर क्या जवाब दिया। तो राहुल गांधी तो सीधा हमला कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा क्राइम कैपिटल कह दिया है पटना को। अब ऐसे में आपका क्या जवाब? और कल जो बड़ा बंद का आह्वान किया है तेजस्वी यादव ने, उसमें राहुल गांधी के भी पहुंचने की खबर है कि जा सकते हैं। राहुल गांधी को बिहार की जनता सीरियस नहीं लेती है, यह स्पष्ट समझिए। उन लोगों को, दोनों को, राहुल गांधी जी या तेजस्वी यादव जी को लगता है कि मैं राजा का बेटा हूं, सिर्फ मेरा ही सत्ता है। यह लोकतंत्र नहीं है। 99 सीट लाकर भी उनको लगता था कि हम सत्ता में बैठ गए। तेजस्वी यादव को लगता है कि हम विरोधी कैसे हो सकते हैं, हमारा सत्ता है। मेरे पिताजी, मेरे माताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए इन लोगों को ऐसी बात लगती है। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता लालू जी को भी हराने का काम किया, राबड़ी देवी जी को भी हराने का काम किया और तेजस्वी यादव को भी 3 बार नीतीश जी के नेतृत्व में हराने का काम किया। ये लगातार, ये लोग हारने वाले लोग हैं, तो इनका काम ही है सत्ता के विरोध में बोलते रहे। वैसे तो पाकिस्तान और इजराइल आपस में दुश्मन हैं, दोनों के बीच कोई कूटनीतिक संबंध भी नहीं है। पाकिस्तान के तो पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि ये इजराइल के अलावा पूरी दुनिया में वैलिड है। सोचिए जिस लेवल की ये दुश्मनी है। लेकिन इसके बाद भी एक मुद्दा ऐसा है जिस पर दोनों एक हैं, जिस पर दोनों की सोच एक है, और यह मुद्दा है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने का। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया था। आपको याद होगा कि पिछले महीने ये जिहादी जनरल मुनीर अमेरिका गया था और वहां से फिर खबर आई कि मुनीर ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया है।
अब नेतन्याहू ने भी ट्रंप का नाम नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आगे कर दिया है। इस मुद्दे पर पाकिस्तान और इजराइल एक ही पेज पर है कि ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। दिख रहा होगा ये ईरान को, और दिख रहा होगा ये फिलिस्तीन में भी, और उन तमाम मुल्कों में, अरब देशों में, मुस्लिम प्रधान देशों में, सब देख रहे होंगे कि एक ही बोली बोल रहा है फील्ड मार्शल मुनीर और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। अब मुद्दत से ये चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की उनका नाम अमेरिका के उन राष्ट्रपतियों की लिस्ट में आ जाए जिन्हें अब तक नोबेल पीस प्राइज मिला है। इजराइल और ईरान के युद्ध के बाद पहली बार ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में ट्रंप की पूरी कोशिश है कि अब नेतन्याहू हमास के साथ चल रहे अपने युद्ध को खत्म करें और गाजा पर हमले ना करें। पिछले 21 महीनों में इस युद्ध में अब तक 60,000 लोग मारे जा चुके हैं। व्हाइट हाउस में कल नेतन्याहू का डिनर था और इसी डिनर टेबल पर नेतन्याहू ने ट्रंप को वो चिट्ठी दी जिसमें इजराइल की तरफ से ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की मांग की गई है। डोनाल्ड ट्रंप को देखकर अब तो दुनिया को भी ये समझ में आ गया है कि वो तारीफ के बड़े भूखे हैं। उन्हें हर उस काम का क्रेडिट चाहिए जिन्होंने नहीं भी किया है। भारत पाकिस्तान के छोटे से युद्ध में भी यही हुआ था। ट्रंप ने फर्जी क्रेडिट ले लिया, वॉर मैंने रुकवा दी। पाकिस्तान तो चाहता ही था कि वॉर रुक जाए, पूरी तरह से घिर चुका था, हमारी सेना ने पीट दिया था, क्योंकि इसी में उसकी भलाई थी। उसे अपना नैरेटिव चलाने में मदद मिलती कि वॉर इंडिया ने नहीं रोकी बल्कि अमेरिका ने रुकवाई। क्योंकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी। मुनीर जब अमेरिका गया तो डील ये हुई कि ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज का नॉमिनेशन करो, और अगले ही दिन पाकिस्तान ने यह काम कर भी दिया। अब इजराइल की तरफ से ट्रंप का नाम नोबेल के लिए आगे कर दिया गया है। हालांकि इजराइल और अमेरिका का केस अलग है। दोनों सदियों पुराने दोस्त हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल का वजूद अमेरिका के ही दम पर है। अमेरिका इजराइल की हर तरह से मदद करता है, चाहे वो हथियारों की मदद हो, नई तकनीक हो, पैसे हो, कूटनीतिक मदद हो या कुछ और। इसीलिए इजराइल ने नोबेल के लिए ट्रंप का नाम आगे बढ़ा दिया है। अगर ये खबर जो आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में, लामबंदी जो आप देख रहे हैं इजराइल और पाकिस्तान की एक साथ है ताकि ट्रंप को नोबेल मिल जाए, तो आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान आखिर क्या चाहता है और मुस्लिम देश उसे किस तरह से अब आंकेंगे। अगली खबर का